अपने YouTube चैनल अखिलेश जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पाचन तंत्र का 5 वीडियो 5 पार्ट में मैं कंप्लीट कर दिया। तो पाचन तंत्र को अभी तक नहीं देखें तो कृपया करके उस 5 वीडियो को, जो पाचन तंत्र का पार्ट 5 तक हम बनाए हैं, उसको आप अगर नहीं देखें तो कृपया करके उस 5 पार्ट को देख लें, ताकि आपको पाचन तंत्र से जुड़े किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे आसानी से बता सकें। चलिए, मैं पाचन तंत्र का जो 5वां पार्ट है उसको मैं रिवीजन कर देता हूं। उसके बाद आज का जो वीडियो है उसे मैं स्टार्ट करूंगा। तो चलिए, पाचन तंत्र का जो 5वां पार्ट था उसे हम बड़ी आंत के विषय में समझाने का प्रयास किए थे कि बड़ी आंत क्या होती हैं, वहाँ पर किसका पाचन होती हैं, वहाँ पर बनता क्या है और उसका यूज क्या है, इन सारे चीज़ों को हम देखे थे। तो चलिए जब फटाफट उसको रिवीजन कर लेते हैं। तो बड़ी आंत, जिसे लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाती हैं, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होती हैं, केवल जल का अवशोषण होती हैं। भोजन का यहाँ पचना नहीं होता है। यहाँ पर जो होते हैं विटामिन B12 का निर्माण होती हैं। और बड़ी आंत में सीकम, कोलोन और रेक्टम जिसे मलाशय बोला जाती हैं, ये 3 भाग होती हैं, जहाँ पर जल का पाचन, म्यूकस बनना, भोजन चिपचिपा होना, इन सारे क्रिया होती है। तो सीकम, कोलोन, रेक्टम जो होती हैं, छोटी आंत में जब भोजन जाने के बाद सीकम में ही प्रवेश करता है, यानी छोटी आंत के बाद जो जगह देता है मल को आगे बढ़ने के लिए, वो सिक्कम वाले पोर्शन में सबसे पहले भोजन जाता है। सिक्कम पेट के जो दाहिने साइड में होती हैं, यानी कि पेट जो है उसके दाहिने साइड में सिक्कम होती हैं। सिक्कम के नीचे अपेंडिक्स पाई जाती है। अपेंडिक्स क्या होती हैं? एक अवशेषी अंग होता है जो घास फूस को पचाता है। जब कभी भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उस अपेंडिक्स को काट के हटा देते हैं। इससे कोई तरह की दिक्कत नहीं होती हैं। सिक्कम के बाद कोलोन वाले पार्ट में भोजन जाता है और वहाँ पर कोलोन में ही जल का अवशोषण होती हैं। कोलोन में म्यूकस का निर्माण होती हैं, जो पचे हुए भोजन को क्या करते हैं, पचे हुए भोजन को चिपचिपा बना देता है, ताकि भोजन आगे बढ़ सके, कोई तरह की दिक्कत नहीं हो सके। म्यूकस का निर्माण मलाशय में अवशिष्ट पदार्थ जमा रहती हैं और गुद्दा मार्ग के द्वारा वो मल जो होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। इस तरह से हम बड़ी आंत को हम देखे थे। चलिए, ये हम बड़ी आंत कंप्लीट करके, यानी पाचन तंत्र को हम पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए थे। तो पाचन तंत्र का 5 वीडियो में हम बनाए थे। 5 वीडियो को मैंने अच्छा तरह से समझाने का प्रयास किया था। तो 5 वीडियो को जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक आपको पाचन तंत्र समझने में मुश्किल हो सकता है। तो इसका हम प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाएं और 5 वीडियो को वॉच कर लें, जिससे आपको पाचन तंत्र से जुड़े जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसे आप मिस नहीं कर पाएंगे। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे श्वसन तंत्र से। श्वसन तंत्र, जैसा कि नाम क्या है, श्वसन तंत्र, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम बोला जाती हैं। क्या बोला जाती हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम बोला जाती हैं। इसका काम क्या होती हैं, फंक्शन क्या होती हैं, जिसे हम समझने का प्रयास करते हैं श्वसन तंत्र को, कि क्या ये काम करती हैं, कैसे इसका काम होती हैं। तो देखिए, श्वसन तंत्र जो होती हैं, फिर इसमें तंत्र लगा हुआ है। तंत्र लगने का मतलब क्या है कि बहुत सा हिस्सा काम करेगा इसमें, तभी श्वसन कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं है कि एक दो भाग ऑर्गन काम करेगा और श्वसन आपका कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, आप तंत्र का मतलब ही होती हैं कि इसमें बहुत सा ऑर्गन लगने वाले होते हैं और तभी आपका श्वसन कंप्लीट हो जाएगा। यानी अंग का समूह होती हैं जो श्वसन में भाग लेती हैं, तो उसे श्वसन तंत्र बोला जाती हैं। श्वसन की क्रिया क्या होती हैं? एक ऐसी क्रिया होती हैं जिसमें ऑक्सीजन को क्या की जाती हैं, ग्रहण की जाती हैं, मतलब ऑक्सीजन ले जाती हैं, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है। जो ग्लूकोज हम खाते हैं उस ग्लूकोज को क्या करती हैं, ऑक्सीजन तोड़ने का काम करती हैं। और उसके बदले में ग्लूकोज जब टूटता है तो उसके बदले में बाहर निकलता है CO2। क्या? CO2 कब बनता है? जब ग्लूकोज टूटेगा तभी CO2 बनेगा। यानी कि ग्लूकोज का टूटना
क्या कहलाता है? श्वसन तंत्र के द्वारा इसे निर्धारित की जाती हैं। तो श्वसन की क्रिया एक ऑक्सीकरण की क्रिया कह सकते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊष्मा निकलती है। तभी तो मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाती हैं, क्योंकि ऊष्मा निकलती ही नहीं है और वह सांस नहीं ले पाता है। उसके बाद श्वसन तंत्र समझ गए होंगे कि बहुत सा ऑर्गन्स इसमें काम करते हैं, और बहुत सा ऑर्गन्स जब काम करते हैं तो श्वसन तंत्र का निर्माण हो जाता है। ऑक्सीजन इसमें ग्रहण किया जाता है, और जब ऑक्सीजन जब ग्रहण करते हैं तो वो ग्लूकोज को तोड़ता है, और वो ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है, और जब ग्लूकोज टूटेगा तो CO2 बाहर निकलेगा। क्या? CO2 बाहर निकलेगा। अब हम श्वसन तंत्र जब हम समझ चुके हैं तो श्वसन तंत्र में होता क्या है, उसके बाद हम देखें। हम सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं। श्वसन तंत्र में क्या होता है? सांस बाहर लेते हैं और सांस अंदर लेते हैं और सांस को क्या करते हैं? बाहर छोड़ देते हैं। यानी ब्रीदिंग की क्रिया होगी श्वसन तंत्र में। क्या देखेंगे? ब्रीदिंग जो होती हैं उसका हिंदी में श्वासोच्छ्वास बोला जाती हैं। याद रखेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हिंदी शब्द होता है। तो और अक्सर क्वेश्चन टफ बनाने के लिए एग्जामिनर जो होती हैं वो इस तरह का शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, ताकि बच्चे इसे क्वेश्चन को बना नहीं पाए। तो आप याद रखेंगे, ब्रीदिंग का मतलब क्या होती हैं? श्वासोच्छ्वास होती हैं। ब्रीदिंग 2 चरणों में होती हैं। एक तो निःश्वसन बोलती हैं और दूसरा निः श्वसन बोलती हैं। यानी नी के डबल कोलोन में लगाई जाती हैं, और निःश्वसन जो होती हैं इसका हिंदी बहुत टफ है, जबकि इसका इंग्लिश बहुत इजी है। इसको इंस्पायरेशन बोला जाती हैं। निःश्वसन को क्या बोला जाता है? इंस्पायरेशन बोला जाती हैं। जबकि निःश्वसन को क्या बोला जाता है? निःश्वसन को क्या बोला जाती हैं? एक्सपायरेशन बोला जाता है। निःश्वसन में सांस अंदर ले जाती हैं, जबकि निःश्वसन में सांस क्या किया जाता है? बाहर छोड़ा जाती हैं। अब सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। अब सांस अंदर लेने से मतलब क्या बनती हैं? तो जो हवा हम अंदर लेते हैं, जो हवा हम सांस के रूप में लेते हैं, वही हवा जो होती हैं उस हवा में क्या होती हैं? उस हवा में ऑक्सीजन होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं और नाइट्रोजन होती हैं। वही हवा में क्या होती हैं? ऑक्सीजन होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं, नाइट्रोजन होती हैं। यानी कि हवा को जब हम सांस लेते हैं तो उसमें इन 3 चीज़ों का मिश्रण होती हैं। तो उसके बाद ये निःश्वसन में क्या होती हैं? ये ऑक्सीजन जो हम 21% लेते हैं वो घटकर 17% हो जाती हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जब घटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ेगा। ऑक्सीजन की खर्चा हो जाता है कहाँ पर? ग्लूकोज को तोड़ने में। और ग्लूकोज जब टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, क्योंकि ग्लूकोज जब टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और नाइट्रोजन में यहाँ कोई बदलाव नहीं होती हैं। यानी नाइट्रोजन की मात्रा जो 78% होती हैं वो निःश्वसन में भी जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं तो उसमें भी 78% छोड़ देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं, जबकि CO2 जो होती हैं वो 4.6% बाहर निकाल देते हैं। ऑक्सीजन चूँकि हम 21% लिए थे, लेकिन हम बाहर कितना निकालेंगे? 17% ही बाहर निकालेंगे। तो आप क्वेश्चन को याद रखेंगे कि निःश्वसन में जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितना होती हैं? 17% होती हैं, 17% होता है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर अब देखने को मिलेगा, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। तो इन कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से याद रखेंगे। बिना कॉन्सेप्ट से अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप आसानी से फंसने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन को रट जाना बहुत आसान होती हैं। आप रट सकते हैं लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, ताकि आप आसानी से किसी भी एग्ज़ाम में बैठें और उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। तो चलिए, आप ब्रीदिंग जो श्वासोच्छ्वास होता है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि निःश्वसन क्या होती हैं, निःश्वसन क्या होती हैं।
सांस जब अंदर लेते हैं, हवा जब अंदर लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, नाइट्रोजन कितना होती हैं, निःश्वसन में ऑक्सीजन कितना होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होती हैं, नाइट्रोजन कितना होती हैं। तो सभी को आप समझ में आ गया होगा। अब हम प्रमुख श्वसन अंग के विषय में बात कर लेते हैं कि प्रमुख श्वसन अंग क्या होता है। यानी कि बहुत से जीव जंतु होते हैं तो वो किस अंग से सांस लेते हैं। कहने का मतलब यही हुआ कि जो अंग जो होना चाहिए जीव जंतुओं में, मानव में, बिच्छा में, कीट में, जलीय जीव में, इन सभी में जो श्वसन जो अंग होते हैं वो कौन सा होते हैं। तो जलीय जीव में जो जलीय जीव जो होते हैं वो गिल्स से सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं? गिल्स से सांस लेते हैं। गिल्स क्या होती हैं? बायोलॉजिकल नेम होती हैं, जबकि हिंदी में इसको क्लोम बुलाई जाती हैं। क्या बुलाई जाती हैं? क्लोम बुलाई जाती हैं। जबकि गलफरा जो होता है उसको संस्कृत भाषा में उसको गलफरा बुलाई जाती हैं। यानी जलीय जीव जो होती हैं वो किस चीज़ से सांस लेता है? तो गिल्स से सांस लेता है। कहीं कहीं यह क्लोम बुलाई जाती हैं और कहीं कहीं यह गलफरा लिखा होता है। कीट जो होती हैं वो किससे सांस लेती है? तो कीट जो होता है वो श्वास नली से सांस लेता है। यानी कि जो श्वास नली होता है ना उसी से वो सांस ले लेते हैं। यानी श्वास नली को इंग्लिश में क्या बोला जाती हैं? इंग्लिश में इसे वो ट्रेकिया बोला जाता है। याद रखेंगे, एग्जाम में ट्रेकिया ही रहती हैं ऑप्शन में। तो कीट जो होती हैं वो किससे सांस लेती हैं? ट्रेकिया से सांस लेता है। किससे सांस लेता है? ट्रेकिया से सांस लेती हैं। टेडपोल क्या होती हैं? देखिए, जब बच्चा बचपन की स्थिति होता है, जब मेढक जब बच्चा होता है तो वो गिल्स से सांस लेता है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेडपोल जो होती हैं वो मेढक होता है। यानी कि मेढक का जो बचपन का नाम होती है वो टेडपोल है। और टेडपोल वो जो बच्चा जो होता है वो मछली के आकार को होती हैं। यानी वो भी किससे सांस लेगा? तो वो गिल्स से सांस लेगा। क्या? टेडपोल भी किससे सांस लेगा? गिल्स से सांस लेगा। निष्क्रिय अवस्था में मेढक जो होता है वो त्वचा से सांस लेता है। यानी कि निष्क्रिय अवस्था का मतलब हुआ कि जब मेढक ज़मीन के जब अंदर चला जाती हैं तो मेढक किस चीज़ से सांस लेता है? तो आप याद रखेंगे, त्वचा से सांस लेता है। बिच्छा को आप देखे होंगे, बिच्छा किस चीज़ से सांस लेता है? तो बुकलंगस होता है, उस बुकलंगस से वो सांस ले लेता है। मानव जो होता है, मानव किससे सांस लेता है? तो मानव किससे सांस लेती हैं? तो फेफड़ा से सांस लेती हैं। किससे सांस लेती हैं? फेफड़ा से सांस लेती हैं। फेफड़ा को क्या बोला जाती हैं? इंग्लिश में लंग्स बोला जाती हैं। क्या बोला जाती हैं? लंग्स बोला जाता है। अब मानव का श्वसन मार्ग की बात हम कर लेते हैं। अब मानव का श्वसन मार्ग से मतलब क्या बनता है? मानव का श्वसन मार्ग से मतलब यह है कि मानव जब श्वसन करता है तो हवा जिस मार्ग का अनुसरण करता है, मतलब जिस मार्ग से होते हुए जब हवा जो प्रवेश करता है वो आखिर किस किस स्थान से होते हुए जाती है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि मानव का वो श्वसन मार्ग होता है। यानी कि मानव जो सांस लेता है उस सांस में कौन कौन स्थान होते हैं, क्या क्या मार्ग होते हैं, तो उसी मार्ग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो मानव जो होती हैं मानव का जो श्वसन मार्ग होता है वो 10 चीज़ों से गुजरता है, 10 स्थान से गुजरता है। अब इन 10 स्थान के विषय में आज सिर्फ नाम जान लेते हैं। हम अगला वीडियो में उसकी विशेषताओं को समझेंगे, उसके क्रियाकलापों को हम समझ पाएंगे। तो चलिए उस 10 चीज़ों का हम नाम ले लेते हैं। नाम समझ जाएंगे तो आप आसानी से आप बता सकते हैं। तो नाम को याद रखना चाहिए क्योंकि नाम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है बायोलॉजी में। ठीक है, तो बायोलॉजी में नाम पर अधिक फोकस करेंगे क्योंकि समझना तो आसान होती हैं पर नाम रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब नाम जो होती हैं बहुत कम याद रहने के कारण वो कन्फ्यूजन कर देते हैं। तो नाम आप आसानी से याद रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे में सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब बटन है वहाँ पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन आएगा वहाँ पर ऑल कर लीजिएगा ताकि आप कम समय में
और अच्छा कंटेंट लेकर जा सकते हैं और एग्ज़ाम के खोपड़ी में छेद कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा हम समय को बर्बाद नहीं करेंगे। अब उन 10 जो चीज़ है उसका हम नाम ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 10 जो होती हैं, नासा छिद्र, नासिका कपाट, ग्रसनी, ग्रसनी को क्या बोला जाती हैं? फेरिंग्स बोला जाती हैं। ग्रसनी को क्या बोला जाती हैं? फेरिंग्स। स्वर तंत्र जिसे लैरिंग्स बोला जाते हैं, क्या बोला जाती हैं इंग्लिश में? लैरिंग्स बोला जाती हैं। श्वास नली जिसे ट्रैकिया बोला जाती हैं, क्या बोला जाती हैं? ट्रैकिया बोला जाती हैं। ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस, वायु कोष्ठक जिसे एल्वियली बोला जाती हैं। ब्लड और सेल, ये 10 स्थान होती हैं जहाँ पर क्या होती हैं? सांस जाता है। क्या? जो हम सांस लेते हैं इन्हीं 10 चीज़ों में 10 स्थानों पर जाता है। याद रखेंगे, इन्हीं 10 स्थानों पर जाता है सांस। और जब कहेगा मानव सांस कहाँ से लेता है तो आपको याद रखना पड़ेगा गलफरा से सांस लेती हैं, या लंग्स बोलेगा तो लंग्स आप बता सकते हैं उसको। ठीक है, ये 10 नाम एक बार फिर से देख लीजिए। नासा छिद्र, नासिका कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, एल्वेली, ब्लड सेल। एक बार फिर से देख लीजिए। नासा छिद्र, नासिका कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, एल्वेली, ब्लड सेल। ये 10 जो मानव का स्थान है जहाँ पर सांस हम ले पाते हैं, वो 10 जगह जाता है सांस। उस 10 जगह का हम नाम ले लिए हैं, नाम याद कर लिए हैं। अब इन चीज़ों को हम अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या है आपको देने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा डायफ्राम के बारे में समझ लीजिए कि डायफ्राम होता क्या है। तो डायफ्राम जो होता है ना, डायफ्राम जो होता है वो वक्ष गुहा के जो होता है, वक्ष गुहा छाती में जो होती हैं उसके नीचे और पेट के ऊपर होता है। क्या? जो वक्ष गुहा के नीचे होती हैं और पेट के ऊपर डायफ्राम होती हैं। यह संयोजी ऊतक का बना हुआ होता है। संयोजी ऊतक की चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। संयोजी ऊतक का चर्चा ऊतक नाम के चैप्टर में हम ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। तो अगर आप संयोजी ऊतक नहीं पढ़े हैं तो कृपया ऊतक वाले चैप्टर को पढ़ लें ताकि आप इस तरह की चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए, हम संयोजी ऊतक का बना होती हैं। यह निःश्वसन में 75% योगदान देता है। मतलब ये हुआ कि डायफ्राम जो होती है, जब हम सांस को हम छोड़ते हैं बाहर, क्या? जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो डायफ्राम बहुत मदद करता है। कैसे मदद करता है? जो देखिए, जब हम सांस अंदर ले लिए, ठीक है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो कोई अंदर में कुछ ऐसा अंग होना चाहिए जो प्रेशर दे ताकि सांस जो होता है वो नाक के द्वारा बाहर निकल जाए, चाहे मुंह के द्वारा बाहर निकल जाए। कुछ ऐसा प्रेशर देने के लिए भी तो होना चाहिए ना, ताकि वो सांस जो हम अंदर लिए हैं वो बाहर निकल सके। अदरवाइज ऐसे क्या मतलब बनता है, आप सांस ले लिए और वो सांस कैसे निकलेगा? सांस को निकलने के लिए आपको प्रेशर तो देना पड़ेगा ना। तो डायफ्राम क्या करती हैं? उसको प्रेशर देता है। क्या करता है? प्रेशर देता है ताकि वो लंग्स, फेफड़ा को प्रेशर मारता है ताकि फेफड़ा जो होती हैं नाक के द्वारा वो सांस को क्या करता है? बाहर निकाल देता है। क्या करता है? बाहर निकाल देता है। अब डायफ्राम जो होती हैं ये निःश्वसन में संयोजी ऊतक जो होती हैं उसे 75% हेल्प करता है। लेकिन प्रश्न यहाँ ये उठता है कि एक गर्भवती जो महिला होती हैं, वो गर्भवती महिला में निःश्वसन में डायफ्राम मदद नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि गर्भवती महिला के पेट में क्या होती हैं? बच्चे होती हैं, और वो जो होती हैं वो सांस लेने में दिक्कत करता है, सांस छोड़ने में दिक्कत करता है। तो जब डायफ्राम वर्क नहीं कर रहा होता है उस वक्त, तब वो आखिर सांस बाहर कैसे छोड़ती है? तो ऐसा छोड़ती है, आप समझिए इस बात को कि छाती में रिब्स भी होती है। जैसा कि हम रिब्स की चर्चा हम जो बोन पढ़ाए थे तो उसमें हम चर्चा कर रखे हैं। अगर बोन का पार्ट आप नहीं देखे हैं तो कृपया करके बोन का पार्ट भी देख लें ताकि आपको आगे समझ में आते रहे, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ा चुके होते हैं। अगर आप नहीं देख पाएंगे तो आपको समझ में थोड़ा सा कम आ सकता है। तो वीडियो लगातार देखिए, वीडियो लगातार देखिएगा तभी आपको समझ में आ सकता है। ठीक है, तो जब रिब्स जो होती हैं, रिब्स क्या करती हैं? गर्भवती महिला में जब डायफ्राम काम नहीं कर रहा होती हैं
तो वही रिब्स काम करता है। रिब्स कब काम करती हैं? जब डायफ्राम जो होती हैं वो सांस को जब बाहर निकालने में असमर्थ हो जाता है तो वो रिब्स काम करती हैं। यानी गर्भवती महिला में सांस को बाहर कौन निकालता है? रिब्स के जरिए निकलता है। रिब्स से हेल्प करता है तो वो सांस क्या होती हैं, बाहर निकल पाती हैं। क्यों? क्योंकि डायफ्राम तो काम नहीं कर रहा होता है, क्योंकि गर्भवती महिला के पेट में क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, जिसके वजह से वो डायफ्राम काम नहीं करते हैं। तो रिब्स उनकी हेल्प करता है, ताकि रिब्स जब मूव करेगा तो सांस अंदर आएगा और उसके बाद प्रेशर लगाता है रिब्स, जिससे कि जो होता है सांस बाहर निकल जाता है। तो मेरे ख्याल से डायफ्राम की समझ गए होंगे। अब कहीं मूवी वूवी में देखते थे कि 2-3 मंजिल से लोग गिरता है और छटपटा के मर जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि जब 2-3 मंजिल से नीचे गिरता है तो वो व्यक्ति का डायफ्राम जो होती है वो टूट जाता है, और जब डायफ्राम टूट जाएगा तो वो सांस को बाहर निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा, जिससे वो तुरंत क्या हो जाता है, मर जाता है। यानी कि अगर डायफ्राम आपका टूट गया ना तो आपको तुरंत जाना पड़ जाएगा। कहाँ जाना पड़ेगा? ऊपर की ओर जाना पड़ जाएगा, यानी आप मर सकते हैं। डायफ्राम टूट जाने के बाद क्या, आप तुरंत आपको मौत आ सकता है। तो मेरे ख्याल से श्वसन तंत्र का जो आज का जो वीडियो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको अगर समझ में नहीं आया, अगर थोड़ा बहुत नहीं आया होगा तो एक बार फिर से अगर देख लीजिएगा इस वीडियो को, तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, मुझे विश्वास है। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आपको कम रुपया में, यानी कि रुपया फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इस चैनल से जुड़कर और तमाम चीज़ों को स्टडी ले सकते हैं। और ये चैनल छोटा ज़रूर है, पर आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत हेल्प कर सकता है। तो चैनल से जुड़ जाइए, कुछ नहीं करना है, नीचे में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन आएगा, वहाँ पर भी क्लिक कर लेना है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।